हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज की हमारी जो वीडियो है वो ओईटी लिसनिंग पार्ट ए पे है। इसमें हम बेसिक्स और इनसाइट क्या है वो ज़रा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। आगे हम टेस्ट के फॉर्मेट को समझेंगे और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट का फॉर्मेट कैसा होता है और इन द लास्ट विल सी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से अथेंटिक रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता चलूँ आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम ओईटी लिसनिंग इज़ द फर्स्ट सब टेस्ट विल यू हैव टू अटैम्प्ट ऑन एग्ज़ाम डे। इसको अगर हम टोटल देखें तो ये 42 से लेके 45 मिनट्स तक अप्रॉक्सीमेट ये इसका टाइम होता है और इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लिसनिंग पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में 24 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट 15 मिनट्स होते हैं। पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस हैं और 10 मिनट्स का होता है। लिसनिंग ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का होता है और उसमें रिमेनिंग जो है वो 12 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो लिसनिंग पार्ट ए पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स का होता है। इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। 2 कन्वर्सेशन इसमें प्ले होती हैं जिसको 2 एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो यूँ समझिए कि 2 कंसल्टेशन है जो एक पेशेंट की किसी हेल्थ प्रोफेशनल से हो सकती है। वो डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कुछ भी हो सकता है। इसका मेथड ये है कि ऑडियो प्ले होने से पहले आपको 30 सेकंड मिलते हैं फॉर ईच 12 क्वेश्चंस और आप अपने क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हो। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होता है कि ये कन्वर्सेशन पेशेंट की किससे है, राइट। और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या कंसल्टेशन आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपने पिक करना होती है और फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिस होती है वहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन को पुट ऑन करना होता है। एक्चुअल कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले हो सकता है कि आपको ये सुनने को मिले, यू हेयर अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टॉकिंग टू अ पेशेंट कॉल्ड एंड्रयू टेलर। अब आपको पता है कि जो सारी कन्वर्सेशन होगी ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच में होगी। इसी तरह सेकंड टेप प्ले होने से पहले आपको बताएंगे, फॉर एग्जांपल यू विल हेयर अ फार्मासिस्ट टॉकिंग टू अ पेशेंट फॉर क्वेश्चन 13 to 24 कंप्लीट द नोट्स विद अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। यू नाउ हैव 30 seconds टू लुक एट द नोट्स। तो ये जो 30 सेकंड आपको मिलते हैं हर एक्सट्रैक्ट से पहले के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने ये बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ करने होते हैं। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने प्रेडिक्ट करने होते हैं आंसर्स। वहाँ पे जो साइन पोस्ट हैं और जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है वो आपको गाइड कर देता है कि जैसे हमने पहले देखा कि अगर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आया है तो ऑफ कोर्स उसकी जो कंप्लेंट्स, उसके जो इश्यूज़, उसकी जो मेडिसिन होंगी वो जीआई से रिलेटेड होंगी। अगर वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास आया है तो वो अपने कार्डिक की हिस्ट्री, कार्डिक की कंप्लेंट्स, सिम्टम्स वो बताएगा। और ड्यूरिंग ऑडियो अगर आपने जो हेडिंग है या जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने फोकस में रखा है तो आप ऑडियो के साथ साथ चलेंगे। ये साइन पोस्ट लैंग्वेज है जो आपको गाइड करती है कि अभी किस सेक्शन पे है, अभी किस बारे में बात हो रही है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप ऑडियो के रिदम के साथ अपने आप को कैरी कर सकते हैं और इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इफ़ यू मिस द क्वेश्चन डोंट स्टे देयर, ट्राई टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड गो विद द ऑडियो स्पीड। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम आंसर्स को प्रिडिक्ट कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 13 शो कर रहा है कि डैश गेव रेमिप्रिल लास्ट वीक, जबकि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डैश राइजिंग स्टेडीली। अब हमें दोनों में पता चल रहा है कि कोई नाउन है, दोनों में किसी न चीज़ का नाम आएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्ले द ऑडियो एंड यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चन। I was wondering if you could give me some advice about these tablets that the GP gave me last week. I'm not sure that I should be taking them. Right. What tablets are you taking? I've got the box here. They're called Ramipril. Is that how you say it? That's right. Do you know why the GP put you on Ramipril? Yes. My blood pressure has been climbing steadily. The GP tried to talk to me about some lifestyle changes. You know, getting my weight down and becoming a bit more active. I have to be honest and say that I didn't make any effort at all. Now I'm paying the price. ओके जी, सो आई होप यू गॉट द राइट आंसर। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसके राइट आंसर क्या है। सो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसका आंसर है जीपी। अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट को देखें तो उसमें लिखा है, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड गिव मी सम एडवाइस अबाउट दीज टैबलेट्स that GP gave me last week.
आई एम नॉट श्योर दैट आई शुड बी टेकिंग दैम। तो पहले का आंसर है जीपी, क्योंकि हमें पता था कि हमने किसी हेल्थ प्रोफेशनल का नाम लिखना है उस क्वेश्चन में, और पेशेंट ने इस बात को कंफर्म किया कि जेपी गेव हिम दीज टैबलेट्स लास्ट वीक। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि मोर देन 90% आंसर जो है वो पेशेंट की तरफ से होंगे, बट उसको जो प्रोवोक करेगा, जो ट्रिगर करेगा, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा। चले हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसका करेक्ट आंसर है ब्लड प्रेशर। सो फार्मासिस्ट सेज, राइट, व्हाट टैबलेट्स आर यू टेकिंग? पेशेंट सेज, आई हैव गॉट द बॉक्स हियर, दे कॉल रेमिप्रिल। Is that how you say it? Pharmacist उसको acknowledge करता है, that's right. Do you know why GP put you on Remipril? अब यहाँ पे हमारा आंसर है। पेशेंट कहता है, yes, my blood pressure has been climbing steadily. The GP tried to talk to me about some lifestyle changes. सो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सिनोनिमस लैंग्वेज यूज़ की है, किस तरह से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो आपको आंसर की तरफ लेके आता है, और किस तरह से फिर पेशेंट आपको जो है वो आंसर देता है। हमारी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें लिखा है ब्लड प्रेशर राइजिंग स्टेडली, और जो हमारी जो ऑडियो में हमने सुना है वो क्या है, माई ब्लड प्रेशर हैज़ बीन क्लाइंबिंग स्टेडली। सो एक वर्ड क्लाइंबिंग यूज़ हुआ है और उसका सिनोनिमस लैंग्वेज क्या है, राइजिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने जो ना सिनोनिमस लैंग्वेज हर क्वेश्चन में यूज़ की होगी। आपने इस चीज़ को एनालाइज करना होता है, और सेम टाइम, क्योंकि ये टास्क इजी नहीं होता, आपने सेम टाइम पे अपने क्वेश्चन को पढ़ना, ऑडियो को सुनना, फिर इंटरप्रेट करके आपने आंसर को लिखना। इट्स नॉट ईजी, बट विद प्रैक्टिस इट इज़ पॉसिबल। यस, इट इज़ पॉसिबल। चैलेंजिंग इसलिए है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप सेम टाइम पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, और आप उसको लिख भी रहे हैं। फिर आपने ऑडियो के रिदम के साथ आगे भी चलना है कि क्वेश्चन मिस ना हो जाए। सो ये सब कुछ पॉसिबल होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएंगी, हो सकता है कि 12 में से आपको 4 क्वेश्चन करेक्ट मिले, 6 क्वेश्चन करेक्ट मिले, 8 क्वेश्चन करेक्ट मिले, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ओके जी, चलें हम आगे 2 क्वेश्चन और हमारे हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि आंसर्स को प्रेडिक्ट करें। अब इसमें आपने सबसे पहले देखा है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइड इफ़ेक्ट पेशेंट एक्सपीरियंसेस आफ्टर टेकिंग रेमिप्रिल। अब देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से साइन पोस्ट किया है कि इसमें हमने बात करनी है पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट की रेमिप्रिल लेने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में फीलिंग डैश समथिंग वो फील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि हेडेक डैश फॉर पास्ट 2 डेज़। ठीक है, पहले में वो कह रहा है कि फीलिंग, कुछ उसने सिम्टम बताने हैं कि रेमिप्रिल लेने के बाद मुझे ये फ़ील हो रहा है, कोई नोज़िया या कोई वॉमिटिंग या कोई डिजीनेस या समथिंग एल्स। हेडेक डैश फॉर 2 डेज़, अब यहाँ पे नाउन फ्रेज़ यूज़ करेगा। मे बी यहाँ पे वो टाइप ऑफ हेडेक को एक्सप्लेन करे या उसकी नेचर को एक्सप्लेन करे, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, किस तरह की हेडेक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आएंगे, और इस तरह से आपने साइन पोस्ट लैंग्वेज को यूज़ करके आंसर को प्रेडिक्ट करना है। ओके, सो इफ़ यू आर रेडी, आई विल प्ले द ऑडियो फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द आंसर एंड देन राइट डाउन। Can you tell me a bit about what's happening? How do the tablets make you feel? After I started taking them a few days ago, when I was started on them, I started feeling dizzy. That's very unusual for me. Uh-huh. Any other symptoms? I'm not sure if it's anything to do with the tablets, but I've had a headache on and off for the past 2 days. Okay, so did you got the right answer? You can paste your answer in the comment box. Okay, let's go for the answer. So first answer, question number 18 is dizzy, and the second one is On and off. So आप देख सकते हैं कि किस तरह से फार्मासिस्ट ने उसको प्रोवोक किया कि वो आंसर बताए, और फिर उसने दोबारा उसको प्रोवोक किया कि जैसे एनी अदर सिम्टम्स, तो फिर उसने सेकंड सिम्टम बताया कि यस आई हैव हेडेक, और फिर उसने बताया कि वो ऑन एंड ऑफ है। पहला उसने सिम्टम बताया कि वो डिज़ी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ गैप्स होंगे। वो गैप्स आपने ऑडियो को सुन के वहाँ से आंसर पिक करके वहाँ पे अपने आंसर को पेस्ट करना होता है।
सो ये सारी चीज़ें मैंने जैसे आपको पहले बताया ये पॉसिबल है। सो ओनली वे टू पास दिस टेस्ट इज़ टू प्रैक्टिस दिस टेस्ट। ओके, सो हम इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक एक्सट्रैक्ट कंप्लीट प्ले करूँगा विद इंस्ट्रक्शन। आपने अपने आंसर्स को जो है ना वो नोट डाउन कर लेना है और फिर लास्ट में हम सारे आंसर जो है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। यू कैन राइट अ नंबर फ्रॉम 1 to 12 ऑन अ प्लेन पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ऑडियो। Extract 1. Questions 1 to 12. You hear a gastroenterologist talking to a patient called Andrew Taylor. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mr. Taylor. Now, you've been referred to me because it's possible that you're suffering from irritable bowel syndrome or a related condition? Yes, that's right. Okay, could you start by giving me some background? This has been going on for many years. After meals, I've always tended to get heartburn, but I found that pretty easy to deal with by taking antacids from the pharmacy. But a year ago, things suddenly got worse, and there were other problems I started to notice. The symptoms vary a lot, and they can be quite hard to describe exactly, but the main problem is bloating. I see. I need to tell you about some other things related to my stomach. Although this isn't something that happens every day, I've been suffering from constipation in the last month. In the past, I've had the opposite problem and would rush to the toilet several times a day. I just never know how I'm going to feel from one day to the next. It's the way the symptoms are so unpredictable that I hate. It's hard to plan my life. Were there any other symptoms unrelated to your stomach and bowel? Well, I have a skin condition that can flare up, and I know this could be related to irritable bowel syndrome. And the odd thing is that I often have migraines more or less at the same time as the stomach discomfort, and these can go on for days. It's strange, and I didn't at first think it was anything to do with my stomach problems. Have you noticed anything that can intensify the symptoms in any way? Well, I have a very demanding job as an accountant. I don't know whether this has a bearing on anything, but there's a chance I might lose my job in a reorganization of my department, so that's obviously something that's making me anxious. I don't know what's going to happen. What's the worst effect the condition has on you? The problem isn't just that it's nearly always on my mind unless there's some pretty big distraction, but also that it's so draining. What I mean is, I often feel that I've got no energy at all. I just want to sit around and do nothing when I get home from work, to be honest. I go to bed tired, but I'm frustrated because I have insomnia much more than I ever did before. I wouldn't say I've been suffering from depression, but a condition like this can make you feel rather down. Right. And I understand that you've investigated the possibility that your diet's responsible for your condition. Can you tell me about this? I was told by a nutritionist I saw that people with irritable bowel syndrome often don't eat enough fiber. In my case, I don't feel that's an issue. I've followed the nutritionist's advice about taking more fluids during the day, especially water, and accept that in the past maybe I didn't do that enough. It's hard to say whether that's made a difference, but possibly it's caused a slight improvement. I'd read that dairy products can make things worse, so I tried cutting them out, but I wasn't convinced it made any difference. I've cut back on caffeine, though not much, actually. I also paid for extensive food allergy tests, but they didn't show anything major, so that's not an area my doctor thought was worth investigating further. What medications have you tried? Well, I took something called an antispasmodic, Yep. which my GP says helps to relax the muscular contractions which move food through the gut. But, to be honest, I don't think it made much difference in my case. Have you taken anything else? Well, I've been given antidepressants, and I'm giving them a go. I wasn't sure I completely understood the reasons.
Okay, well, a drug like that targets the signals being sent to and from the nerves in the digestive system. It has a calming effect on the muscles there. Do you find that this drug was effective? Yes, I'd say it was on the whole. ओके जी, सो आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो करेक्ट होंगे। हम आगे मैं थोड़ी सी ना आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से उन्होंने जो है ना वो सिनोनिमस लैंग्वेज यूज़ की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सो ही सेड this has been going on for many years. After meals I have always tended to get something. सो आंसर हमारा यहाँ पे है। उसने ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने यूज़ किया है डैश ओवर लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है कि दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी ईयर्स। ओके, सो इस तरह से आप जो है ना वो सिनोनिमस लैंग्वेज को पिक करेंगे और अपने आंसर पे आपने फोकस रहना है। ये एग्जांपल मैंने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले की है क्वेश्चन नंबर 7 की। आप देख सकते हैं इसको पॉज करके कि किस तरह से उन्होंने जो ऑडियो में क्या कहा था और क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ऑडियो को और इस जो सिनोनिमस लैंग्वेज का जो एक्सट्रैक्ट है दोनों को मैच कर सकते हैं कि पेशेंट ने किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन पेपर हमें क्या बता रहा है, और फिर दोनों को मैच करें कि कौन से वर्ड वो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। OET लिसनिंग के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आपके हाथ में नहीं होता, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते टाइम मैनेजमेंट को, या अर्ली फिनिश नहीं कर सकते या लेट फिनिश नहीं कर सकते। आपने जो एक्सट्रैक्ट प्ले हो रहा है, जो ऑडियो प्ले हो रही है, जो टेप चल रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने पेस को रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो ना अपने आंसर्स को मार्क करना है। ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। आप वीडियो को पॉज कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मैच कर लें अपने आंसर के साथ कि क्या आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के, और कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें कि आपका स्कोर क्या था और आज की वीडियो की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी हेल्पफुल रही आपके लिए। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से वो हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज़ करके OET लिसनिंग पार्ट A के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें मैथ्यू स्मिथ्स यूट्यूब चैनल, 24 आवर्स इन A&E एंड GP बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये वो यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें ना डिफरेंट पेशेंट्स विद मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़, symptom, different concern and various variety of patients will present to the GP for their counseling, consultation, advice. So I would highly recommend you to please visit this channel and try to grab some information from this channel. And इसके अलावा आप OET ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनकी उस पर जाके जो प्रैक्टिस मटेरियल हैं, जो प्रैक्टिस सैम्पल टेस्ट हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आपको कोई अनफेमिलियर वर्ड्स या वो कैब आप सुनते हैं उसको आप नोट डाउन कर लें, गूगल पे जाके उसको सर्च करें, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है। सो इस तरह आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक वर्ड बैंक बन जाएगा। आप जब डे 1 पे आपको मे बी आपको न्यू वर्ड्स की इतनी नो या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट जैसे आपने अपने पास वो कैब नोट करना शुरू की, उसके सिनोनिमस लैंग्वेज लिखना शुरू कर दी, उसके मीनिंग लिखना शुरू कर दिए, क्या सिनोनिम यूज़ होते हैं, तो आप एक हफ़्ते बाद देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको पता है और वो वर्ड्स रिपीटेटिवली यूज़ हो रहे होते हैं OET लिसनिंग पार्ट A में। ओके, सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो प्लीज़ राइट अस। थैंक यू सो मच।